Let's start analyzing budget 2022 step by step. मेरी बात ना आज आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर लो कि जो बजट है ना वो आपको ये बताता है कि आपके अराउंड हो क्या रहा है। बिजनेस ओनर हो आप, बिजनेस कर रहे हो, देखो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बजट इज द बेस्ट वे टू गेट ए सेंस ऑफ इट। हमें ना इसको सुनना है, इसको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्टली रिलेट करता है अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के अंदर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बजट के इतने सारे प्रपोजल कंट्री एज ए होल को रखकर देखे गए हैं ना, और मान लीजिए किसी वजह से पूरे साल आप अवेयर नहीं थे कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी के में क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस कहां पर स्टैंड कर रहा है, और कौन कौन सी डायरेक्शन में इकोनॉमी बढ़ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपने बिजनेस को किस तरीके से रीसेट करना है। उस नजरिए से ना आज बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको दिखा रहा हूं बजट को देखने के लिए। देखो इस बजट के अंदर अगले 25 ईयर्स की बात की गई है। कितने सालों की? 25 सालों की बात की गई है कि हम उसका फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं। हालांकि जब पिछले साल बजट आया था उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे, कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं, स्पेसिफिकली एट द एंड ऑफ द बजट में बात करूंगा, लेकिन इस बजट के अंदर उनको बुला दिया गया। तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये बात की गई है कि नेक्स्ट 25 ईयर के हिसाब से है, कहीं ये यू टर्न तो नहीं ले लेंगे। जो इस बजट में कहा गया है वो बिल्कुल ठीक है, और हमें उम्मीद की किरण दिखाई गई है 25 सालों के हिसाब से, बस प्रोवाइडेड यू टर्न नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं कैसे डीप डाउन इकोनॉमी के अंदर किया गया है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब की। कोई टैक्स स्लैब के अंदर चेंज नहीं किया गया। ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, इलेक्शन बजट नहीं है। और सोशल मीडिया के अंदर क्या बात हो रही थी? सोशल मीडिया में ये बात हो रही थी जबरदस्त तरीके से कि मैम कोई टैक्स पेयर के लिए आप लेकर आए हो, या थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन, यानी कि टैक्स पेयर तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस बार उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। देखो मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है इसके अंदर। टैक्स स्लैब को स्टेबल रखा गया है, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं की गई है, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट नहीं की गई, तो ठीक है, ओके डन। हम ना बिजनेस ओनर उस एंगल से देख ही नहीं रहे, नहीं देख रहे उस एंगल से, मतलब कि हम देख रहे हैं कि जरा बजट को उस डीपर एनालिसिस के हिसाब से देखिए कि कोई बात नहीं, टैक्स में चेंज नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली ये बजट कहना क्या चाहता है? ये बजट ना कुछ इस तरह से कहना चाहता है, बिल्कुल डीप डाइव बिजनेस ओनर एनालिसिस में क्या निकल कर आया। सबसे पहला पॉइंट आप देख लो, क्या देखोगे? पहला पॉइंट अंदर जाके डिटेल में सीता निर्मला रमन जी की आंखों के अंदर की गहराइयों में जाकर बिजनेस ओनर चेक करने वाला है कि भाई इसमें मेरे लिए क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना 7.5 लाख करोड़ का 2022-23 के अंदर है, जो कि पिछले बार के प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर से 35% ज्यादा है, 7.5 लाख करोड़। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अब ना आप कमर कस लो और डिटेल में एनालिसिस कर लो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 7.5 लाख करोड़ का जाना है कौन कौन से सेगमेंट के अंदर वाला है, आप एग्जिस्टिंग कौन से बिजनेस सेगमेंट के अंदर हो। देखो गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट फॉर यू बिजनेस ओनर। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जैसे ई व्हीकल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना पिछले कुछ सालों के अंदर, जिन्होंने राइट टाइम के ऊपर अपने बिजनेस वेंचर को उस हिसाब से कर लिया। अब ना इस सेशन के बाद डिटेल लेके बैठ जाना कि ये 7.5 लाख करोड़ रुपए जाने कहाँ कहाँ वाला है। तो अल्टीमेटली ये 1 साल का प्लान है, उसके अंदर आपने देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। कि गवर्नमेंट का ना कंसेप्ट बड़ा क्लियर है इस बार कि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, जैसे चाइना ने किसी समय पर किया था। कहीं ना कहीं अब ना सही डायरेक्शन के अंदर देश हमारा भारत बढ़ गया है, तो आपका बिजनेस उस तरफ सेट होना चाहिए। एग्जांपल शेयर करता हूं, देखो बैटरी स्वैपिंग फॉर ई व्हीकल को इस साल के बजट के अंदर उन्होंने ओके कर दिया। क्या मतलब होता है बजट बैटरी स्वैपिंग का? चार्जिंग करवाने में तो बहुत समय लगेगा ना, गाड़ी लेकर गए, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के ऊपर
इस बैटरी को निकाल के दूसरी बैटरी को उसके अंदर फिट कर दिया, जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डलवाते हैं। इसका रीज़न ये है कि अब उन्होंने गाइडलाइंस इश्यू कर देनी है कि जितने भी बैटरी के मैन्युफैक्चरर हैं, ई व्हीकल बैटरी के मैन्युफैक्चरर हैं, उसका ना स्टैंडर्डाइज़ेशन हो जाएगा। ये नहीं कि जैसे एप्पल का अपना अलग से चार्जर वाला सिस्टम होता है और सैमसंग का अलग से चार्जर वाला सिस्टम होता है, एक-दूसरे का चार्जर भी नहीं उसके अंदर लगता। बैटरी तो मतलब ही नहीं बनता कि आप एक कंपनी के मोबाइल की दूसरी कंपनी के मोबाइल में डाल दो, लेकिन ई व्हीकल के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली है कि अब मोनोपोली हम इस एरिया में क्रिएट नहीं करने देंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या रहने वाली थी, ई बैटरी चार्जिंग व्हीकल की, तो यहाँ पर इस पॉलिसी को ओके कर दिया गया है। अब बिजनेस की तरफ आपके ना एक इशारा होना शुरू हो गया है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, किसके लिए? सोलर इक्विपमेंट के लिए। फ्यूचर की एनर्जी कौन सी है? सोलर एनर्जी है। जो डीजल था, पेट्रोल था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। इधर से ई व्हीकल बैटरी एनर्जी के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। और सोलर वालों को 2022 की बजट स्पीच के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ना एकदम अनाउंस कर दिया, क्लियर कर दिया है, 19,500 करोड़ रुपए बूस्ट करने के लिए। किसको? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल अंडर द गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। ये पिछले साल भी थी, इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप देखो, सोलर के बिजनेस के अंदर काफी मार खाई है, मुझे पता है, बिजनेस ओनर्स के अंदर। जब भी प्रोडक्ट बनाया फेल हो गया, फिर प्रोडक्ट बनाया फेल हो गया। आप देखो उस फेलियर के रीजन क्या थी। और अब देखो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी, देश की नजर है किसके ऊपर? नेक्स्ट लेवल की एनर्जी के ऊपर। एलन मस्क जब सोलर रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है, बड़ी कंपनियां कर रही हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर हो रहा है, इंडिया की कंट्री के अंदर आप देखो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का किस तरह से बेनिफिट लेने वाले हो। ये है फ्यूचर। अब बिजनेस को ना गियर अप कर लो। अब आप ना वो नहीं कह सकते मुझसे कि जगमोहन समझ नहीं आ रही क्या बिजनेस करे, किस तरह से करे जगमोहन, ये अराउंड हमारे किस तरह से हो रहा है, मैं अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कैसे करूं, डाइवर्सिफाई करूं। अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं तो ये बजट 22 ने ना बहुत बड़ा इशारा कर दिया है आपको। किस तरह से? कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ का बोल के, ई व्हीकल की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है। और डिटेल में लेके जाता हूँ, और डिटेल में लेके जाता हूँ आपको। कहाँ लेके जाता हूँ मैं आपको? कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे मालूम है ललित शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं इस मेरी बजट 2022 की प्रेजेंटेशन को देख के। और आप सभी के सभी बिजनेस ओनर इस तरफ से देख लो, इस बजट में क्या बोला है कि ना 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे 22-23 के अंदर कंप्लीशन की बात कही गई है, कही गई है। तो किस तरह से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ में, इस सेगमेंट के साथ में कनेक्टेड हो। देखो, अब आप ना ये देख पा रहे हो कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी क्रिएट करने की बात की गई है इस बजट के अंदर। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या बोला है कि ऑल ओवर इंडिया के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट खुद एंटर करके इंसेंटिवाइज करने वाली है, चीजों के हिसाब से चीजों को प्रमोट करने वाली है, ताकि ना हाई क्वालिटी कंटेंट बने। किसका? एजुकेशन का। अब एजुकेशन जैसे एडुकॉम आया था, उसके बाद बायजूस है, ये प्राइवेट सेगमेंट है। ये ना कुछ रिच सेगमेंट को कवर कर रहा है। जो पूरे के पूरे सेगमेंट की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, जो इतनी आपको मीडिया एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है, तो ये सिर्फ 10 या 12% कम्युनिटी को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बायजूस या प्राइवेट सेक्टर वाले। अभी भी 90% से ज्यादा सेक्टर खुला ही पड़ा है, एज इट इज खुला पड़ा है। अब गवर्नमेंट इसके अंदर सामने निकल कर आ गई है। क्या बात कर रही है? डिजिटल यूनिवर्सिटी क्रिएट करने की बात की जा रही है। अब आप देखो, एजुकेशन लाइन लाइन के अंदर जब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट होने वाले हैं। देखो, आज के बाद, आज से 10 15 20 साल के बाद, जब आपकी आने वाली जनरेशन 25 साल 50 साल के बाद बात करेगी ना, तो आपकी तरफ लुक अपॉन करेगी। मान लीजिए आप इस समय दादाजी दादी जी बन चुके हैं, आपकी तरफ लुक अपॉन करेगी
कि देखो जी सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन ना 2020 के बाद होनी शुरू हुई थी। किस तरह से एजुकेशन ट्रांसफर हो गई थी, किस तरह से पढ़ने-पढ़ाने का सिस्टम हो गया था। कोविड-19 ऐसा आया जिसने इस सेगमेंट को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहचाना, बजट के अंदर बात कर दी, डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब इस एजुकेशन सेगमेंट के अंदर हम किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हम कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं? कंटेंट के ऊपर? क्या हम उसकी मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या हम उसके अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल, डिवाइस या टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहे हैं? सुन लो, समझ लो, जान लो, देख लो, ये एक बहुत बड़ा इशारा है। क्या? डिजिटल यूनिवर्सिटी क्रिएटेड टू गिवन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात हो चुकी है। कहाँ पे? बजट के अंदर। है ना? है ना? बिज़नेस के लिए बहुत, बहुत, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी और रियल कंट्रीब्यूशन करने के लिए समाज के अंदर आप क्या बिज़नेस कर रहे हो? आपका बिज़नेस रिलेटेड है क्या एजुकेशन के साथ में? नहीं रिलेटेड है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के अंदर ये एजुकेशन से रिलेटेड ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपका खड़ा होने वाला है। चाहे आप मोबाइल मेकिंग कंपनी हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, आपका जो नेटवर्क है ना अब इस प्रोजेक्ट से अछूता रहने वाला नहीं है। अब देखो कोविड के दौरान मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बात हुई थी, लोग हेल्प मांग रहे थे। तो गवर्नमेंट ना एक लॉन्च करने जा रही है, बजट 22 के अंदर अनाउंस कर दिया है, द गवर्नमेंट विल लॉन्च अ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू प्रोवाइड 24/7 फ्री काउंसलिंग एंड केयर टू पीपल। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड कब? बजट 2022 के अंदर। अब इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या अपॉर्चुनिटी इसके अंदर? देखो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, ये जो बजट होता है ना, ये हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी सेंस को बताता है। इस नीड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब ये जो कोचेस हैं, जो ट्रेनर हैं, जो हीलर्स हैं, बड़े ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो। ये इंडस्ट्री इस तरीके से आ रही है। अब दोनों जगह के ऊपर कंटेंट तैयार होना है, दोनों जगह के ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर काम होना है, प्राइवेट सेगमेंट में भी और गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर भी। जिस तरीके से ये चीजें रोल आउट होंगी ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इंडस्ट्री निकल कर आ रही है। मेंटल हेल्थ, ये पहले ना सुना जाता था सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या अमेरिका के अंदर, ये सुनने में आता था। इंडिया के अंदर तो अगर इसके बारे में बात करते थे ना, हल्का सा वो डॉक्टर के पास चला भी जाए। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी जिसके अंदर भट्ट, आलिया भट्ट होती है, उसकी पेशेंट होती है, काउंसलिंग के लिए जाती है उसके पास। तो वहां पर शाहरुख खान बोलता है कि इंडिया में तो ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई अपनी ये वाली प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करता है ना, वो बोलते हैं कि इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, उसकी शादी नहीं हुआ करती थी, कि इसका ये मेंटली हिल गया है। ऐसी माइंडसेट से हम आए थे पास्ट के अंदर। लेकिन अब देखो बजट के अंदर मेंटल हेल्थ को, इस चीज को कितनी डीपली एक प्रोजेक्ट की तरह टेकअप कर लिया गया है। तो दुनिया का नजरिया इस एरिया में बदलने वाला है। नाउ इफ यू आर गुड एट लिसनिंग, इफ यू आर गुड एट डूइंग एंड इन्हें आपका ना जेन्युइनली हेल्प का एक अंदर से ना एक भावना और इमोशन रहता है और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत बड़ा काम करने वाले हो। किसके अंदर? मेंटल हेल्थ के अंदर। और पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी है आपकी लाइफ एज ए बिजनेस ओनर, आपका बिजनेस और दी इकोनॉमी। देख लो बजट ना आज मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देख लो। अब बच्चे गेम खेलते हैं, बड़ी गेमें खेलते हैं बच्चे, और इतनी गेम खेलते हैं। तो हमारे भी ना घर में एक बच्चा है हम तो बड़ा हो गया है, उसको भी गेमिंग का शौक था और धीरे धीरे करते करते उसने बढ़िया वाला कंप्यूटर भी लिया, हाई स्पीड वाला कंप्यूटर भी लिया। तो घर वाले सब उससे पूछते थे कि भाई क्या चक्कर है, ये कौन से कंप्यूटर में क्या करते रहते हो? कहता मुझे गेमर बनना है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, चाइना तो नंबर वन बन गया इस एरिया के अंदर। लेकिन कभी भी ना गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया इस एरिया के अंदर। गवर्नमेंट सपोर्ट ना अब रिकॉग्नाइज हो गई है इस एरिया के अंदर। इसको पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट आने वाले हैं मल्टीमीडिया के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशनल निकल के आने वाला है क्या? कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग,
एंड कॉमिक प्रमोशन, एक टास्क फोर्स बना दी गई है, टास्क फोर्स बना दी गई है। आप भी तो अपने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से जब बात करते हो, अपनी ब्रांड प्रमोशन करते हो, मूवीज बनाते हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप भी एनिमेशन को यूज कर रहे हो, विजुअल इफेक्ट को यूज कर रहे हो। अच्छा, इसके और डीपर में जाओगे तो जो गेम्स है, गेम आज की डेट में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि वो, देखो कोविड आया था, तो वहां पर उसका उसका लेवल ना और नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया, जिस डीपर लेवल के ऊपर जो हॉलीवुड की मूवीज भी बन रही है इन गेमिंग और कॉमिक सेक्शन को लेके और फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। मैं बता रहा हूं कि अभी भी आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हो और इसके बारे में नहीं सोच रहे, आप कह रहे जगमोहन मैं कैसे सोचूंगा, मैं कैसे करूंगा, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। अपना तो प्रोडक्शन का काम है, लोहा खरीदा, उसको 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 शेप किया, डाई बनाई, बेच दिया, और आप पता नहीं कौन सी गेमिंग की विजुअल इफेक्ट की बातें करते चले जा रहे हो। इन्वेस्टर बनो, इन्वेस्टर बनो। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह की लाइन के अंदर आ रहे हैं, लाइन के अंदर आ रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, आसपास आपके क्या हो रहा है देखो, अवेयर हो जाओ। बजट 22 अवेयरनेस के लिए था, पूरी तरह से आपकी अवेयरनेस के लिए था। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से बजट को स्टडी करते हो। अगर आप सिंपल ऐसे स्टडी करते हो कि ये मोबाइल सस्ते हो गए, चार्जर महंगा हो गया, और ये सस्ता ये महंगा, कुछ नहीं दिया, ये नहीं किया, टैक्स नहीं बचाया, मेरे को 50,000 रुपए की रिडक्शन नहीं दी। अरे क्या हो जाना है 50,000 रुपए की आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके। मैं कहता हूँ हो भी गई आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 1.5 लाख से 2 लाख, बिजनेस ओनर मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा उससे, 1.5 लाख से 2 लाख हो गई, तो 50,000 की डिडक्शन मिल गई। 50,000 का आप 30% के स्लैब के अंदर हो, कितना आ गया, 50,000 का 30%, 15,000 रुपये आ गया। अब आप 15,000 में कौन से झंडे गाड़ लिए पूरे साल के अंदर। बात हम कर रहे हैं देश की, बात हम कर रहे हैं इकोनॉमी की, लेकिन सारा का सारा ध्यान कहाँ गया है, इकोनॉमिक टाइम की अखबार के अंदर भी हम ये ढूंढ रहे हैं कि वो 2-3-5,000 रुपए का वो लॉलीपॉप हमें मिला कि नहीं मिला। अरे नहीं चाहिए इंडिया को ऐसे छोटे मोटे लॉलीपॉप। इंडिया को ना एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। इंडिया को बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ऐसा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, ऐसा स्ट्रेटेजिक माहौल चाहिए जहां पे खुली खुली सोच चाहिए। उस सोच की अगर हम बात करेंगे, वहां से हम देखेंगे। अब गवर्नमेंट के अपने एजेंडा होते हैं तो उनको छोड़ो, हम तो अब देखेंगे कि हमें बजट को किस पर्सपेक्टिव से देखना है। जब पूरा ध्यान आ गया एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स को इम्प्लीमेंट करने का, अब आप देख लो इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट होने वाली है, ये टॉक ऑफ द टाउन बनने वाला है। अच्छा, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी याद है एक बार हमने काफी डिटेल के अंदर बात की थी, जब हमने 7 टेक्नोलॉजीज की बात की थी, कि बात हुई थी कि ये ड्रोन ना अब ये डे टू डे यूज में आने वाला है। जैसे आपके घर में अदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं ना, और बिजनेसेस के अंदर तो ये बिल्कुल राइट हैंड होने वाला है। आप देखो खेतों में किस तरह से एक एक कोने कोने में जाके फसल के ऊपर जगह जगह पर जाकर वो उन खेती बाड़ी में ड्रोन मदद कर रहा है ना मदद। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। अब जब ड्रोन बनता है ना, वो ड्रोन बनता है, ये ड्रोन अपने आप में इंडस्ट्री है। इसके जो पार्ट्स हैं, स्पेयर्स हैं, वर्किंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क है, कहाँ पर किस एरिया के हिसाब से। आपको पता है पीछे एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी इसके ऊपर आ चुकी है, लॉ भी बन चुका है इसके ऊपर। अब इस बजट में ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की और ज्यादा बात कर दी गई है। क्या बोला गया है, द यूनियन बजट पुश्ड फॉर प्रमोशन ऑफ ड्रोन थ्रू स्टार्टअप, थ्रू स्टार्टअप, सुनो, थ्रू स्टार्टअप एंड स्किलिंग एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई के अंदर ना क्या सिखाया जाएगा, ड्रोन के बारे में बताया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, ड्रोन के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति थ्रू वेरिड एप्लीकेशन एंड फॉर ड्रोन एज ए सर्विस। देखो पहले क्या था, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, अब क्या निकल के आया है, ड्रोन एज ए सर्विस। क्या मतलब हुआ, आपने देखा ना कि जब एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अमेजन का सॉफ्टवेयर आया, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, आप कुछ भी बाय सेल कर सकते हो। मीशो एक सॉफ्टवेयर आया, बाय सेल कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही बन के निकल के आ गया। जैसे जीएसए ऑनलाइन है आपके लिए, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सिमिलरली ड्रोन एज ए सर्विस की तरफ डेवलप हो रहा है, कुछ ओपन अप हो रहा है। एज ए बिजनेस ओनर आपके माइंड के अंदर इकोनॉमी कहां पे जा रही है, खुद करोगे या वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करने वाले हो स्टार्टअप बिजनेस के अंदर। ये ना फ्यूचर के बिजनेसेस हैं जो कि डेवलप होने वाले हैं। आप कहते हो ना कहाँ करूं, क्या करूं, कैसे करूं, बिजनेस मॉडल किसके अराउंड बनाऊं।
प्रमोशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर दी गई है बजट 2022 के अंदर। आ जाओ सबसे बड़ी बात, डिजिटल रुपी आने वाला है, इंडियाज नेशनल डिजिटल करेंसी। इतने फोन आते थे मुझे, इतनी बातचीत होती थी, हर एक वन टू वन सेशन के अंदर बात ही होती थी कि जगमोहन, ये क्रिप्टो करेंसी चलेगी क्या, इसका फ्यूचर है क्या, क्या करेंगे, इंडिया में बैन तो नहीं हो जाएगा, मेरे इतने पैसे इसके अंदर पड़े हुए हैं। तब भी बात ये होती थी कि ना क्रिप्टो करेंसी तो फ्यूचर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ना ये अब ना पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड एक सिंगल इकोनॉमी है और उसके अंदर करेंसीज ऐसे चल रही हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। आप देखो, बार्टर सिस्टम के बाद जब करेंसी आई थी तो वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आई थी ना, उस समय की नीड थी। आज की नीड जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि आपको ग्लोबली ट्रेड करना है और एक ऐसी करेंसी, नहीं तो क्या होता है, डॉलर कोई कंट्रोल कर रहा है, रुपीस कोई कंट्रोल कर रहा है, इतना ज्यादा गवर्नमेंट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो धीरे से बिटकॉइन ने एंटर किया क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन कंसेप्ट को करते हुए। अब ऐसा तूफान है, कोई कंट्री नहीं चाहती, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि क्रिप्टो करेंसी आए, क्योंकि उनका एकाधिकार खत्म होता है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर पावर ही इतनी है, फ्यूचर ही इतना ब्राइट है, इसका इतना फ्यूचर ब्राइट है कि भाई इसने तो अपनी जगह बना ही लेनी है। अब ये धीरे 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 अपनी जगह बना रही है। तो क्रिप्टो करेंसी ने अपनी जगह बना ली, आ गए बैठ गए सीट के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी कहती है मैंने तो जगह बना ली है। तो गवर्नमेंट ने धीरे से इसको रिकॉग्नाइज किया कि चलो ठीक है, हम बिटकॉइन को नहीं मानते, हम किसी और चीज को नहीं मानते, वो हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक डिजिटल एसेट है, जस्ट लाइक एनी अदर सेट। आपने एम एफ हुसैन की पेंटिंग खरीद ली, या आपने गोल्ड खरीद लिया, या आपने बिटकॉइन खरीद लिया, क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया, हम उसको नहीं मानते। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे भाई, साडी ते अपनी क्रिप्टो करेंसी आएगी। नाउ इट विल बी अ करेंसी, नॉट एन एसेट। जब इंडिया अपनी करेंसी आ रही है तो यानी कि इसका ना इनडायरेक्टली मैसेज गवर्नमेंट ने बजट के अंदर अनाउंस कर दिया है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तालियां, खुशियां, देखो कितना डिटेल हमारा सेमिनार हुआ था पिछले साल, और 6 महीने पहले जब बात की थी हम कह रहे थे ना, आज ना उसके ऊपर इनडायरेक्टली मोहर लग गई है, इसके ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि आरबीआई अब लेकर ही आ रहा है, अनाउंस ही कर रहा है। तो आपके पास क्या आ गई, रुपी की क्रिप्टो करेंसी आएगी, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर ये बहुत लार्ज, बड़े स्केल के ऊपर काम होने वाला है। आरबीआई इसलिए लेकर आ रहा है ताकि ये रेगुलेटेड रहे, है ना। बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है, ये रेगुलेटेड रहेगी तो डिजिटल रुपी आने वाला है, इंडिया की नेशनल करेंसी बनने वाली है, जिसको कि बजट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इससे जुड़ी एक और खबर बता देता हूँ, जितने भी 100% यानी कि टोटल पोस्ट ऑफिस जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, यानी कि वहां पर भी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा बैंकिंग वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सोचो कितनी डीपर रूट तक रीच है पोस्ट ऑफिस की। वो पुराने जमाने में भी, और कुछ होना हो, जो तार चिट्ठी पहुंचती थी वो किसी भी गांव में पहुंच जाती थी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का विस्तार अगर हुआ तो वो डिटेल लेवल पे हुआ था। अब वो क्या बन गए हैं, बैंक बन गए हैं। तो आप समझ रहे हो बैंक कितनी डीपर लेवल के ऊपर काम कर रहा है, बैंकिंग एज ए सर्विस बन रही है। देखो यहाँ पर डिजिटल रुपीज जो है ना, डिजिटल रुपीज आ गया, और बैंकिंग सिस्टम पोस्ट ऑफिस के ऊपर आ गया, पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग में कन्वर्ट कर देना, ये ना इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन डिसीजन है। शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। दैट मीन टू से कि आप आज भी बिजनेस कर रहे हो और ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, अभी भी चेक ही जमा हो रहे हैं और चेक ही इशू कर रहे हो। देखो कितनी आयरनी है, कितनी आयरनी है। जब मैं सिस्टम सेटअप इन अकाउंट एंड फाइनेंस कराता हूं ना, तो वहां पर मैं पेमेंट मैकेनिज्म का, अकाउंट पेबल सिस्टम की बात करता हूं। अकाउंट पेबल सिस्टम में क्या होता है कि किस तरीके से आपने अपने वेंडर सप्लायर को पेमेंट करनी है, वहां पर हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, उसके सिस्टम स्ट्रक्चर सेटअप करने की बात करते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये समझाने के लिए कि भैया चेक बनाना छोड़ दो। अब जब चेक बना के उस सामने वाले को पैसे देते हो, पर नहीं, पुरानी आदतें पड़ी हुई है, छूट ही नहीं रही है, कहते पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन यूजर आईडी पासवर्ड लिया नहीं हुआ कि फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो दुनिया किस तरफ जा रही है, सेफ्टी, सिक्योरिटी मेजर, कंट्रोल, वो तो सारे लगाने ही लगाने हैं। 4 बैंक अकाउंट बनेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड होगा, जितना पैसा जिस अकाउंट में जाना है एक्सपेंस अकाउंट में उतना जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर किया जाएगा। पहले से ही उसको
पे ही ऐड किया जाएगा, मेकर चेकर के हिसाब से बनाया जाएगा, पेमेंट शीट बनेगी, जो कुछ भी होगा वो करेंगे ना आप, करेंगे ही करेंगे, तरीके से बनाएँगे और अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं करना। लेकिन अदरवाइज़ आप तो वहीं पिछड़े के पिछड़े रह जाएँगे। कोई नहीं चेक से पेमेंट करने वाला, कोई भी चेक से पेमेंट लेने वाला है नहीं, 2-2 दिन तक कोई वेट करने नहीं वाला। अरे मेरे भाई, जब पोस्ट ऑफिस वो दूर सुदूर गाँवों के अंदर जाकर बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गए हैं, तो अभी भी हम अवेयर नहीं हो रहे हैं कि हमारी दुनिया में हमारे अराउंड क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सोच लो, समझ लो, देख लो, बिज़नेस को ना नए सिरे से देख लो। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, लग गया टैक्स। मैंने बताया ना, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इसके ऊपर ना सीधा-सीधा गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपने क्रिप्टो करेंसी बेची है, उसके बाद प्रॉफिट हो गया। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं इसके ऊपर। हर किसी के पोर्टफोलियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी आनी शुरू हो गई थी। अब करेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, पर कह रहे हैं 30% टैक्स दे दो। कितना? 30% टैक्स लगेगा। जितने में खरीदी, जितने में बेची, जो ट्रांसफर किया, कितना लगेगा? 30%। सीधा-सीधा 30% टैक्स लगेगा। और सबसे भयंकर चीज़ जो इन्होंने कर दी है, वो कर दी है 1% टीडीएस। अब वो क्या है? 1% टीडीएस का मतलब ये है, जो ट्रांज़ैक्शन वैल्यू हुई ना, मान लीजिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, आपने बेचा। जो सेल कंसिडरेशन है ना, उसके ऊपर 1% टीडीएस कट जाएगा। 1% सेल कंसिडरेशन के ऊपर सोचो। मान लीजिए आपने खरीदा और बेचा, छोटा-सा उसके अंदर मार्जिन आपने कमाया, लेकिन 1% टीडीएस किससे कटेगा? सेल कंसिडरेशन का 1% टीडीएस कटेगा। अब ना मतलब दिमाग ही खराब हो जाने वाला है कि यार ये गवर्नमेंट क्या करती है। देखो राइट हैंड साइड पे अनिल कपूर की फोटो आ रही है, देखो क्रिप्टो इन्वेस्टर राइट नाउ, कहते कमाल है यार, मैंने इतने पैसे क्रिप्टो करेंसी में कर दिए। अब जैसे ही वो पैसे किसी को निकाल के ट्रांसफर करूंगा तो 1% टीडीएस वाला, आज क्यों लेकर आई 1% टीडीएस, ताकि वो 1% टीडीएस काटेंगे ना, तो 26 एस फॉर्म होता है इनकम टैक्स का, वहां पर डिस्क्लोज हो जाएगा कि इतने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है और इतना वो है। अब इसको रेगुलेशन के अंदर लेकर आ गए हैं, रेगुलेशन के अंदर लेकर आ गए हैं। अच्छा मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट भी कर दी ना, वो सेक्शन 56 के अंदर उसकी इनकम मानी जाएगी पूरी तरह से। ओके, तो क्या किया इन्होंने? 30% टैक्स लगा दिया। अच्छा, अब ये है कि इसमें ना लॉस एडजस्ट नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि आपको कैपिटल ये गेन हुआ, इसका लॉस ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना एडजस्ट हो सकता है किसी और इनकम के साथ में। कहते हैं भाई सीधी-सी बात है, आपने खरीदी, आपने बेची, आपको प्रॉफिट हो गया, 30% टैक्स दे दो। आप 30% टैक्स कब दोगे? रिटर्न फाइल करने के टाइम पे। उससे पहले 1% टीडीएस कटवा लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज की डेट में ना क्रिप्टो करेंसी रिकॉग्नाइज्ड हो गई और टैक्स आ गया। पहले क्या कर रहे थे? पहले तो पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे, आपको पता ही है, ये कैपिटल गेन होगा जी, ये हमारा एसेट है जी, ये तो इंटेंजिबल एसेट है जी, ये तो गोल्ड की तरह होगा, 20% कैपिटल गेन लगेगा, उसके बाद इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले लेंगे और उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर लेते थे। हम कहते थे हमने इतने लाख का लोन लिया है, इतने लाख का लोन लिया है और लोन लेके उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है। अब जितना गेन हुआ उसके इंटरेस्ट को माइनस कर देते थे। आप तो कहते थे क्रिप्टो करेंसी को खरीदना बेचना मेरा बिज़नेस है। मैंने तो दफ्तर ही बना लिया जी, ऑफिस बना लिया। मेरी पीएन की सैलरी, मेरे ड्राइवर की सैलरी, मेरे 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 ऑफिस के रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, बिजली के खर्चे, जाने कौन-कौन से खर्चे डाल के आप सारे माइनस कर देते थे ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर क्रिप्टो करेंसी आपने बेची तो कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलनी आपको। कोई इंटरेस्ट की, लोन की, किसी तरीके की कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। जितने की आपने खरीदी थी वो आपका परचेज प्राइस है, जितने की आपने बेची वो आपका सेल प्राइस है। डिफरेंस के ऊपर 30% टैक्स आ गया। तो विवेक शाह जी कह रहे हैं, इफ लॉस इन क्रिप्टो कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट, ना, लॉस एडजस्ट नहीं होगा, लॉस एडजस्ट नहीं होगा प्रॉफिट के अगेंस्ट में, है ना। यही तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। आपका क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। आपने कहा इफ लॉस इन क्रिप्टो कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट ना, क्रिप्टो का लॉस किसी और प्रॉफिट की, प्रॉफिट ऑफ क्रिप्टो, हाँ, इंटर सेम ईयर के अंदर, हाँ सुन लो, ये देखो सेम ईयर के अंदर, सेम ईयर के अंदर तो एडजस्ट हो जाएगा। देखो पूरे साल में तो हम नेट गेन निकालेंगे ना विवेक जी,
पूरे साल में हम नेट गेन निकालेंगे। क्रिप्टो क्रिप्टो का तो हो जाएगा आपस में एडजस्टेड, क्रिप्टो क्रिप्टो का हो जाएगा, लेकिन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे होता है ना कि 8 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और ये वाला लॉस किसी दूसरे प्रॉफिट के साथ में एडजस्ट नहीं होगा, ये वाली बात है। आपस में तो हो जाएगा, और क्रिप्टो का तो प्रॉफिट कैसे निकलता है ना। ओके, मान लो 10 ट्रांज़ैक्शन आपने की, पहली ट्रांज़ैक्शन में प्रॉफिट, दूसरी में लॉस, तीसरी में प्रॉफिट, चौथी में लॉस। तो ये तो सारी क्रिप्टो की है, यानी कि ये तो क्रिप्टो के, ये आपस में हो जाता है, लेकिन किसी दूसरे के साथ में अदर इनकम। हाँ, ये समझ गए आप, समझ गए, समझ गए, समझ गए। देखो अभी जो लाइव है ना 5 एएम के अंदर, पूछ लो, बिल्कुल लाइव पूछ लो। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे वो भी ना, चाहे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ओके, स्टार्टअप इंडिया बजट के अंदर ना, जो स्टार्टअप इंडिया है, आप देखो स्टार्टअप इंडिया ने 42 बिलियन 42 बिलियन रेस किए थे 2021 के अंदर, और 11 बिलियन रेस थे उससे पहले। देखो 4 गुना स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है। इधर लोग कह रहे हैं 2020 के अंदर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद इकोनॉमी डाउन हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। अब ये समय एक ऐसा आया ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये स्टार्टअप ऐसा निकल के बाहर आया। सर 42 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, 60,000, आज की डेट में 60,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है इंडिया के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बन गया है, और बहुत जल्दी हम फर्स्ट बनने वाले हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, कंट्री इतनी है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा क्रिएट हो रही है स्टार्टअप के अंदर। मुझे पता आप भी लेके आने वाले हो आगे, और आपके अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आने वाली है। आप भी एज ए इन्वेस्टर अब दूसरों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो। बजट में क्या बोला है, बजट में ये बोला है उन्होंने कि जो स्टार्टअप की स्कीम थी ना इनकम टैक्स के अंदर, कि भाई आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया, और 10 सालों के पीरियड के अंदर, कितना, 10 साल के पीरियड के अंदर कोई 3 कंसेक्यूटिव ईयर आप चूज कर सकते हो, उसमें कोई इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा। क्या मतलब हुआ, आपने नया बिजनेस खोला और वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड करा दिया, सर्टिफिकेट मिल गया आपको, सर्टिफिकेट मिल गया एज ए स्टार्टअप आपको। और आप कब शुरू हुए थे, आप 1 अप्रैल 2016 के बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1 अप्रैल 2016 के बाद। पहले उसकी डेट थी 31 मार्च 2022, अब इसको बढ़ा के कर दिया 31 मार्च 2023, यानी कि आप एज ए स्टार्टअप बने। स्टार्टअप बनने के बाद आपने बिजनेस शुरू कर दिया। अब आपके पास चॉइस आ गई कि आप जब प्रॉफिट कमाओगे ना, 3 ऐसे साल होंगे जहां पर आपको इनकम टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। पहले साल में, दूसरे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर चूज कर लो। जनरली लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर चूज इसलिए नहीं करते क्योंकि शुरू में कंपनी में उतना प्रॉफिट नहीं होता। मान लीजिए किसी का बिजनेस चल गया, जैसे ये बहुत सारे स्टार्टअप के बिजनेस चले हैं, और वो जब बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस साल को चूज कर ले कि ये मेरा पहला साल रहेगा, तो 3 सालों तक इनकम टैक्स देना नहीं है। स्टार्टअप इंडिया आपका स्टार्टअप है। क्या आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो? सोचो, बजट 22 रिकॉग्नाइज कर रहा है इस बात को। मैंने क्या बोला था शुरू में, मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था कि जब आप बजट को एनालाइज करते हो ना, ऐसे मत एनालाइज करो कि पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, मोबाइल सस्ता, चार्जर महंगा, ऐसे मत स्टडी किया करो। बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के हिसाब से डिटेल में जाकर स्टडी किया करो कि दुनिया जा किस तरफ रही है। अब या तो आप स्टार्टअप हो, तो यहाँ आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि बेनिफिट्स बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, इकोनॉमी का फोकस इसके ऊपर है। 40 बिलियन इन्वेस्ट हुए थे 2021 के अंदर, इस बार तो और ज्यादा होने वाले हैं। तो क्वेश्चन आया पुनीत जी का, व्हाट आर बेसिस फॉर स्टार्टअप बिजनेस। बड़ा ही आसान है भाई, आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो कर लो, मतलब आप जो बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करो। उसके बाद ना ये देखो आपके सामने एक साइट है ना, वहां पे जाकर रजिस्टर कर दिया करो, स्टार्टअप इंडिया, है ना, स्टार्टअप इंडिया, startupindia.gov.in के नाम से है, वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर दो। ये लिखो साइट का नाम www.startupindia.gov.in। तो आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी तो कंपनी है। तो बस यहाँ जाओ और अपने आप को रजिस्टर करो, रजिस्टर करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ओके डन, आप इसको आराम से कर लेना, स्टार्टअप इंडिया। और वो बन गया, सर्टिफिकेट आ गया आपके पास, ऑनलाइन ही मिल जाता है सारा कुछ आजकल तो। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट की, वो स्टैंड अप इंडिया है, वो अलग है।
तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड करके सर्टिफिकेट ले लिया और फिर आपने जो बिज़नेस किया, बिज़नेस ऊपर चढ़ जाएगा तो उसको 3 साल के लिए प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाएगा। 31 मार्च 2023 से पहले-पहले कंपनी शुरू कर देना। अगर आपने स्टार्टअप उसके बाद शुरू किया, तो आपके पोते-पोतरियाँ पूछेंगे कि पापा, मम्मी, जब भारत चेंज हो रहा था, जब कोविड आया था, तो आप सो रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं खरीदे? आज भी ना आज भी बहुत सारे लोग ना अपने दादा-दादी और डैडी से पूछते हैं कि जब दिल्ली के अंदर जनकपुरी में, द्वारका में जब इतनी सस्ती-सस्ती 500-500 रुपए की ज़मीनें थी, तो आपने क्यों नहीं ली? आप सो रहे थे? ओह माय गॉड! ल लाइटर लाइटर नोट प्लीज़ लाइटर नोट। तो अब जो है, अब जब पूरा देश ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है, नई-नई दुनिया बन रही है, कोविड-19 आ गया है, कहाँ से कहाँ चल रहे हो, आप बजट को उस तरह से देखो ना, ज़िंदगियाँ बनाने के लिए, एसेट क्रिएट करने के लिए। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे धनतेरस पे, हाँ जी, गोल्ड पे इन्वेस्ट करके धनतेरस पे 5-10 लाख रुपए का बिस्कुट रख दोगे घर पे, हाँ जी, 100 ग्राम का बिस्कुट 5 लाख रुपए का आता है, उठा के आपने अलमारी पे रख दिया, वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। अरे वही 5 लाख रुपए आपने स्टार्टअप इंडिया के हिसाब से किसी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो चल जाता तो। आप शार्क टैंक इंडिया नहीं देखते? शार्क टैंक इंडिया देखा करो, वहाँ पर आपको पता लगेगा कि किस तरह से कितना ब्रिलियंट टैलेंट अवेलेबल है विद इन इंडिया, और अगर उसमें से कोई बिज़नेस चल गया, तो बल्ले-बल्ले हो जानी है। तो सोच बदल लो अपनी, थोड़ा ऊपर चले जाओ, थोड़ा सोच लो, बजट के हिसाब से इतनी जोरदार तरीके से इशारे हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, देश की फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है। क्या कह रही है? 42 बिलियन, पता है कितने होते हैं 42 बिलियन? एक बार कैलकुलेटर लेके ना जीरो लगाना, उसको बाद में 75 से गुणा करना, डॉलर में है ये, आपको पता लग जाएगा कितने बिलियन होते हैं। आज मूड में हूँ जगमोहन, आज जगमोहन आज मूड में है। मैं बिज़नेस ओनर से ना डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ। आप ना ये देख रहे हो ना, दिल से दिल की बात हो रही है, दिल से दिल की, और आँखों में आँखें डाल के बड़ी क्लियर बात हो रही है कि अब ना एकदम पॉजिटिविटी ले आओ अपने अंदर, और एकदम ना अग्रेशन ले आओ, क्रिएटिविटी ले आओ अपने अंदर, और देखो बजट 22 जो आया है ना, उसको आपने पॉजिटिविटी के इंजेक्शन के साथ में देखना है, और वहां से देखना है कि मेरे अपने बिजनेस के अंदर ये कहां 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 पर बेनिफिट हो सकता है, और मैं एज ए बिजनेस ओनर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। अगर आप सच्चे मन से कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो ना, तो इस बार की गवर्नमेंट कुछ इस तरह की है जो कि ना बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी अपने वादों पे रहे तो अच्छी बात है। देखो, लग तो रहा है। जिस तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो गया है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी देख रहा हूँ कि यार ये फेसलेस असेसमेंट्स हो गई है सारी की सारी। सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है। बाहर की कंपनियाँ इंडिया में आ रही है, इंडिया की बाहर जा रही है, मल्टीनेशनल बन रही हैं। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, हर किसी को ना इस बदलाव की धारा में बहना पड़ ही रहा है, जो कि एक समय पर चाइना ने किया था, अब इंडिया ने बहुत तेजी से उस रास्ते पे करना शुरू कर दिया है। आप कहाँ पर हो ये आपको देखना है। एक्सटेंड कर दिया किसे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको मालूम है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्टर्ड हुई थी, उनके ऊपर इनकम टैक्स 30% नहीं है, उनके ऊपर इनकम टैक्स 25% भी नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ 15% इनकम टैक्स लगता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, नई कंपनी होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसके ऊपर मात्र 15% इनकम टैक्स का रेट लगेगा। इसकी डेट पहले थी, खत्म हो रही थी, इसको भी बढ़ा दिया, मार्च 2024 कर दिया वैसे, मार्च 2024 कर दिया इसको, कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, 2023, हाँ, मार्च 2023 फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 2023 था, अब उसको 2024 कर दिया गया है। 2023 को 2024 कर दिया गया है। यस, करेक्ट, करेक्ट, एक्सटेंड कर दिया इसको। इसको एक्सटेंड कर दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर और नई कंपनी बनाते हो, पुरानी नहीं। देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 25% टैक्स लगेगा, एलएलपी है 30% टैक्स लगेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड हुई है, उसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसके साथ आप ये भी देख लो कि इस बार ना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। क्या थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम? ये था कि आपने एग्जिस्टिंग जितना भी लोन ले रखा है ना बैंकों से, जितना भी लोन ले रखा है, कोई बात नहीं,
अब इसका 20%, आपके एग्जिस्टिंग लोन का 20% अनसिक्योर्ड लोन आप बैंक से और उठा सकते हो। कोविड-19 के चक्कर में गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी और उसमें कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? कि आप बैंकों के पास जाओ। अब बैंक क्या माँगते हैं? कोलैटरल माँगते हैं। बैंक क्या माँगते हैं? कोई ना सिक्योरिटी माँगते हैं, श्योरिटी माँगते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम देते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी। भई इन्होंने जितना लोन ले रखा है ना, उसका 20% और दे दो। और कल को हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की कि आपको इनसे कोलैटरल नहीं माँगना। तो इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों ने उठाया भी था। ख़ास कर के गारमेंट इंडस्ट्री वाले लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने। अब देखो एक्सपोर्ट इंडिया का कहाँ से कहाँ चला गया। ओके, तो बहुत बेनिफिट इसका उठाया था, तो गवर्नमेंट ने देखा कि ठीक है, हमें हेल्प करनी चाहिए, तो ये लोन वाली फैसिलिटी मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है इस बजट के अंदर। ये लो, ये ले लो आप, एसईजेड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट के ऊपर इतना लेजर फोकस कर दिया है, इतना लेजर फोकस कर दिया है, इतना लेजर फोकस कर दिया है। आपको पता है ना, जब पीछे प्रॉब्लम हुई थी तो एक्सपोर्ट, जब जीएसटी आया था शुरू शुरू में, सब कुछ हिल हल गया था। हिल गया, अरे इंडिया छोड़ो, बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया एक्सपोर्ट के मामले में। अच्छा, इंडिया वाले भी चोरी छुपे सामान लेके जा रहे हैं, पहले बांग्लादेश में, वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहां देखो बांग्लादेश, जहां देखो बांग्लादेश, पता नहीं क्या हो गया वहां पे। मतलब कि एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा था, क्योंकि कुछ पॉलिसी ऐसी थी, कुछ ऐसी पॉलिसी थी। उसके ऊपर काफी काम करने की कोशिश की है, काफी करने की कोशिश की है, जिसके अंदर उससे पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या आया? कैन वी यूज बोथ ऑप्शन, स्टार्टअप इंडिया एंड कॉर्पोरेट टैक्स? यस, 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 बिल्कुल यस। बड़ा इसे कहते हैं बिजनेस ओनर का दिमाग है, कॉम्बो ऑफर। बिल्कुल आंसर इज यस। ग्रेट पुनीत जी, ग्रेट। ओके, तो अब ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर गवर्नमेंट जो है कुछ बड़े रिफॉर्म्स भी लेकर आ रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 100% डेडिकेट होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, कि वहां से एक्सपोर्ट ही होगा, और हम एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोशन देना चाहते हैं, ऐसा इंडिया गवर्नमेंट का कहना है। तो ये रिफॉर्म जो है वो सितंबर 30 22 ऑनवर्ड जो है इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, इन्होंने बोला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया। अब मान लीजिए वो वाला पर्सन, वो वाली कंपनी अगर इंडिया में भी सेल करना चाहती है, किसी वजह से डोमेस्टिक करना चाहती है, इंडिया में करना चाहती है, तो वो कर सकती है। और जो इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाय करेगा ना, उसका वो इंपोर्ट क्या लाएगा, यानी कि उसको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसको इंपोर्ट देनी पड़ेगी। वो क्या चाहते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सारा का सारा माल एक्सपोर्ट हो, लेकिन किसी वजह से डोमेस्टिक सेल करनी पड़ती है, तो जो डोमेस्टिक बायर है उसके लिए वो इंपोर्ट कहलाएगा। 2 बार बोल दिया मैंने आपको। क्यों इशारा दे रहा हूं मैं आपको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपकी फैक्ट्री है क्या? आप एज ए इन्वेस्टर जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में? क्या उसको ये सारे के सारे बेनिफिट इंसेंटिव मिल पा रहे हैं? क्या उस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों इसके अंदर। ध्यान से, तरीके से समझ के इसको यूटिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि स्टेडी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ना, ये जरूरी था। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं बजट में आपको। आ जाओ। ओवरऑल डिफेंस का बजट तो नहीं बनाया, बढ़ाया गवर्नमेंट ने। डिफेंस का जितना बजट होता उतना है, लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चेंज कर दिया जो काबिले तारीफ है, सैल्यूट करने के बराबर है। पता क्या बोला उसके अंदर? बजट 22 के अंदर बोला है कि 68%, मिनिमम 68% जो परचेजिंग होगी ना डिफेंस के लिए, वो विद इन इंडिया होगी। सोचो, इंडिया की है ना, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट, अपना बनाएंगे, अपना कंज्यूम करेंगे। पहले क्या हो रहा था कि बजट होता था, ऐसा लगता था कि बजट ना घपले का एक तरीका है, घपले का तरीका, इतना बजट डिफेंस में पास कर दो तो आप बाहर से, ये रशिया से, अमेरिका से, यहाँ से भी, अरे छोटी छोटी टेक्नोलॉजी। मेरे तो एक क्लाइंट है नोएडा के अंदर है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हैदराबाद वाले भी क्लाइंट है, वो भी डिफेंस को सप्लाई करते हैं, इतनी बढ़िया चीजें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनको हमेशा बिड में ना लड़ना पड़ता था कि वो जी बाहर वालों की टेक्नोलॉजी बढ़िया है जी, बाहर वालों का ये बढ़िया है जी, बाहर वालों का वो बढ़िया है जी। उसके अंदर वो रेट ऊपर नीचे कर देते थे, या फिर कोई टेक्निकल उसके अंदर वो इंजीनियरिंग नोट लगा देते थे, जिसकी वजह से
जितना इंडिया के डिफेंस में पैसा खर्च होता था, बहुत सारा पैसा तो बाहर ही निकल चला जाता था। अब देखो कितना अमेजिंग काम किया है। 68% जो है ना वो इंडिया में बनेगा, इंडिया में कंज्यूम होगा डिफेंस के ऊपर। ये चाणक्य नीति के हिसाब से, ये चाणक्य कौटिल्य है, अर्थशास्त्र के नियमों के हिसाब से ना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कदम होने वाला है, बहुत बड़ा कदम होने वाला है। क्यों? क्योंकि मनी की जो सर्कुलेशन है ना, वो विद इन इकोनॉमी बढ़ गई है। विद इन इकोनॉमी बढ़ गई है। भाई जो प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है, घर का पैसा रहा तो घर के अंदर ही, अब वो आगे स्पेंड करेगा डोमेस्टिक चीजों के ऊपर, तो इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं 10x इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी के अंदर, अगर सेम इकोनॉमी के अंदर पैसा रोटेट करता है। मतलब इस वाले क्लॉज से तो मैं जेन्युइनली बड़ा खुश हुआ हूँ कि वाह यार, ये तो मतलब हिम्मते काबिल ये फैसला किया गया है। और देखो कितनी सही और पॉजिटिव सोच है 25 सालों को ध्यान में रखते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। अब कंपनी तो बना ली आपने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, बना तो ली लेकिन चलाई नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जब आईटी का जमाना आया था तो आईटी के जमाने में धुआंधार तरीके से बहुत सारी कंपनियां बन गई। आज की डेट में अगर आपको कंपनी क्लोज करनी होती है ना, तो कंपनी क्लोज करने करने में ना, कंपनी क्लोज करने में कितना टाइम लग जाता है? 2 साल, क्योंकि वो नॉन ऑपरेशन होनी चाहिए 2 साल। अब एक नई एग्जिट स्कीम आ रही है, 6 महीने के अंदर कंपनी बंद कर सकते हो, फास्ट ट्रैक स्कीम। बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल जो 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं इस स्टेप को बहुत वेलकम स्टेप बोलता हूँ कि यार अच्छी बात है भाई, ठीक है बिजनेस कर रहे थे तो कर रहे थे, अब नहीं बिजनेस कर रहे हैं, बंद करने के लिए इतना तामझाम, इतना तामझाम, हे मेरे भगवान, बहुत ज्यादा तामझाम था। बीच बीच में एग्जिट स्कीमें आती थी, क्योंकि नॉन कंप्लायंस होने की वजह से ना, नॉन कंप्लायंस होने की वजह से एमसीए के एनुअल रिटर्न जानी है और पता नहीं क्या 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 जानना है, और उसके बाद पेनल्टी जो है वो 10 टाइम 12 टाइम पता नहीं क्या क्या लगता था। तो वो कंपनी ना हो गई, वो गले में हार डाल लिया कि चलो ठीक है, अब एंट्री किया था, एग्जिट करने का तरीका बताओ। तो ये बजट 22 के अंदर वेलकम स्टेप आया है, बड़ा जोर लगाया था हमारी कम्युनिटी ने, बड़ा जोर लगाया था। तो मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने ये मनवा लिया है गवर्नमेंट से। वेरी गुड। ओके। अब देखो वेंचर कैपिटल, आपने देखा ना 42 बिलियन की इन्वेस्टर तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही आ गई थी। अब वेंचर कैपिटल कौन होता है? वेंचर कैपिटल वो होता है जो कि पैसा लगाता है दूसरे के बिजनेस के अंदर। इतना पैसा लग रहा था, अब गवर्नमेंट को मंजूर ही नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि चलो पहले समझ लो वेंचर कैपिटल होता क्या है। आपके पास सुपर डुपर आइडिया आया, अब आपको पैसे चाहिए, अब बैंक के पास गए पैसा लेने के लिए, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, ना जी ना, आपके पास कोलेटरल नहीं है, ये तो आइडिया है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। दोबारा बोलता हूं, आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पता है नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बैंक के पास ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है जिसके अंदर पैसा दे सके। तो अब क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बचता है कि आप अपने आइडिया पे इन्वेस्ट करने वाले किसी पर्सन के पास जाएं। वेंचर जोखिम उठाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट वो पैसा देता है। तो अब मान लो 40% लग गया वेंचर कैपिटलिस्ट का, 60% लग गया ओनर का। वो आपकी मर्जी है, 99% अपने पास रखो, 1% दे दो, 2% दे दो, 26% दे दो, जितने भी देने हैं। अब जो बनेगा, और उससे उसको पैसा मिल गया वेंचर कैपिटल। तो ये वेंचर कैपिटल का बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है। अब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये 30% टैक्स लेकर आ गए हैं ना, तो अभी ये फिर वेंचर कैपिटल के पीछे पड़ने वाले हैं। अभी आया नहीं है, अभी आते आते 6 महीने साल लग जाएगा इसको ठीक होते होते। लेकिन बजट में इशारा कर दिया गया है कि वेंचर कैपिटलिस्ट मैं आपके पीछे आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इन्होंने पंगा डालना ही डालना है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देनी है, उससे पहले पहले कर लो जो करना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, ये बजट में इशारा कर दिया गया है। ओके। टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्सेशन की। बिजनेस ओनर के लिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं टैक्सेशन वाले, वो मैं आपको बता देना बहुत जरूरी समझता हूं। देखो, पहला, कोविड के दौरान जो भी खर्चा किया गया था, किसी भी एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया था अपनी एम्प्लॉई के लिए या किसी भी पर्सन के लिए, वो एज ए एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, और वो रेसिपिएंट की इनकम नहीं कहलाएगी। और उसकी फैमिली को अगर मान लो कोई एक्सपायर हो गया था और उसको पैसे दे दिए गए थे, सेक्शन 56 में वो गिफ्ट मानी जाती है, और गिफ्ट टैक्सेबल होती है 50,000 से ऊपर 30% की। तो इन्होंने कहा कोविड के ऊपर जितना भी खर्चा किया आपको खर्चा मिल जाएगा,
और सामने वाले की इनकम मानी नहीं जाएगी। दूसरा, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, इन्होंने कहा हम अलाउ नहीं करेंगे। मान लीजिए फॉरेन कंट्री में आपके ऊपर कोई केस हो गया, आपने कोई उल्टा-पुल्टा काम किया था वहाँ पे, जो कि वायलेशन ऑफ लॉ थी। आपने धनाधन वकील हायर किए, बहुत सारा खर्चा किया, चलो केस जीत गए, हार गए, जो भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये वाला एक्सपेंडिचर मैं अलाउ नहीं करती। जो भी इल्लीगल काम है, जो भी ऑफेंस कहलाएगा, उसके खर्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देख लो अब देख लो, जब हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी बन के काम करते हैं तो कई तरह की इंटरेस्ट पेनल्टियां लगती है ना वहां पे, और हम उसको इंडिया की पीनल के अंदर क्लेम कर ही लेते हैं। उसको डिसअलाउ कर दिया, बड़ा भयंकर इंपैक्ट आने वाला है, कॉर्पोरेट दुखी हो गया है इस बात को लेके। हाँ चलो ठीक है, तो अब ऑफेंस नहीं मालूम था, अब वो जानबूझ के ऑफेंस किया है, विलफुल किया है कि अनविलफुल किया, हमें पता ही नहीं था। अब इतनी देशों में काम कर रहे हैं, कौन कौन सा कानून होगा। अच्छा, इंडिया के अंदर भी अगर कोई ऑफेंस वाला काम कर लिया, उसका नहीं मिलेगा। चलो ये सेकंड पॉइंट तो ठीक है, अगर आपने किसी को पर्क दे दिए, बेनिफिट दे दिए, जो कि एक ऑफेंस है, जैसे होता है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर को लोग गिफ्ट दे देते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर को लोग जो है वो एयर टिकट भेज देते हैं, जाओ भाभी जी के साथ घुमाओ, डॉक्टर साहब जाओ भाभी जी के साथ घुमाओ, और फिर लेकिन दवाइयां मेरी रिकमेंड करना, घूम तो आओ लेकिन दवाइयां मेरी रिकमेंड करना। अब जो कंपनियां इस तरह की पर्क और बेनिफिट देती हैं, उनका खर्चा अलाउ नहीं होगा। अच्छा, कोई एक्सपेंडिचर आपने कर दिया कंपाउंड ऑफ ऑफेंस करने के लिए, जीएसटी के अंदर मान लीजिए आपने कोई वॉलेशन कर दी और जज साहब ने सजा सुना दी कि 6 महीने की जेल होगी, आपने जीएसटी के अंदर ये बोगस बिल डाल रखे थे, चलो 6 महीने अंदर। तो हमने कहा नहीं सर, गलती होगी, आगे से नहीं होगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी तो 5 लाख की पेनल्टी जमा कराओ, 5 लाख की पेनल्टी जमा कराओ, आपको 6 महीने की सजा नहीं होगी। आपने कहा पैसे ले लो, जेल नहीं जाना। 5 लाख रुपए जमा करा दिए। पहले वो 5 लाख रुपए खर्चा अलाउ हो जाता था, अब इस बजट में बोला कि ना, जो भी आप कंपाउंडिंग करने के लिए खर्चा करोगे वो भी अलाउ नहीं होगा। देखो अंदर बारीकियों में जा जाके क्या क्या चेंज करते चले जा रहे हैं ये। तो इससे क्या मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है? इससे मैसेज ये कम्युनिकेट हो रहा है कि हमें पूरी की पूरी तरीके से ना, पूरी की पूरी तरीके से एथिकल बिजनेस करना है। कितना जरूरी है? वही बिजनेस ग्रो करेगा जो एथिकल है, वही बिजनेस ग्रो करेगा जो बिल्कुल ऑनेस्टी और तरीके से चलता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में चलता है। ये कच्चा पक्का बोगस वोगस सब चीजों को खत्म करते चले जा रहे हैं, और कानून में छोटे छोटे परिवर्तन लाते लाते, पुनीत गर्ग जी ने कितनी अच्छी बात कही, कल्चर बिल्डिंग कर रहे हैं इंडिया की, ये बहुत जरूरी है। जापान के कल्चर को देखो, बड़ा अमेजिंग कल्चर वहां पे डेवलप हो चुका है इन सब चीजों को लेके। अच्छा देखो, अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की और जिसका टीडीएस 50,000 से ज्यादा कटा था पिछले साल, अब आपको उसका 20% टीडीएस काटना है। होता है ना, आपके कई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर आपसे काम कराते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का आप टीडीएस काटते जाते हो, और 50-50,000 रुपए तो आपने खुद ही टीडीएस काटा हुआ उसका। हाँ, होते ना, बड़े सारे आपके सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जॉब वर्क पे काम करवाते हो, और वो जो भाई साहब है वो रिटर्न ही फाइल नहीं करती अपनी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो, एज ए एम्प्लॉयर जिसका पिछले साल 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस कटा था, आप उससे पूछो कि तुम रिटर्न फाइल करते हो क्या, अपना 26 दिखाओ। अगर 26 दिखाओ और अगर तुम्हारा टीडीएस कटा और तुमने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो मैं तुम्हारा 20% टीडीएस काटूंगा। ये लो, अब आपके अकाउंटेंट के ऊपर एक और दबाव आ गया, आपकी एक और कंप्लायंस बढ़ गई। यानी कि जिसका भी आप टीडीएस काटते हो उससे पूछोगे कि पहले हम क्या पूछते थे, पैन नंबर है? वो कहता हाँ जी है, लाओ कॉपी जमा करा दो। अब हम पता क्या पूछेंगे, पिछले साल की रिटर्न फाइल की थी? वो कहता नहीं की थी, तेरा 20% टीडीएस कटेगा। की थी, ला कॉपी जमा करा। अब उसकी इनकम टैक्स रिटर्नों की कॉपी हमारे पास जमा होगी एज ए प्रूफ। देख लो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ऊपर बहुत बड़ा प्रोविजन आ गया, धीरे से अंदर खाते आ गया ये बजट 2022 के अंदर। लेकिन अगर नहीं किया ना, अगर आपने 20% टीडीएस नहीं डिडक्ट किया और सिर्फ 1% या 2% टीडीएस डिडक्ट कर दिया, आपको 18% टीडीएस जमा करना पड़ जाएगा। हे मेरे भगवान, 18% टीडीएस जमा करना पड़ेगा, और नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस की वजह से वो एक्सपेंस भी अलाउड नहीं होगा। अगर वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा तो आपकी इनकम बढ़ गई, तो यानी कि आपको 30% इनकम टैक्स जमा कराना पड़ जाएगा। है ना, किसी ने नहीं बताया ना, ये बजट 22 के अंदर आ गया। ये देखो, ऐसे छुपे छुपे खतरनाक पॉइंट भी बजट के अंदर आ गए हैं, जो कि एज ए बिजनेस ओनर आपको पता होने चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आप जो डोनेशन देते हो, तो वो डिडक्शन तभी मिलेगी जब 26 ईयर्स में वो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं मिलेगी।
एजुकेशन सेस को भी अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम कर रहे थे ना, देखो इनकम टैक्स की डिडक्शन तो नहीं मिलती, लेकिन एजुकेशन सेस की हम क्लेम कर लेते थे कि नहीं नहीं ये तो एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन सेस है। उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली इसको मना कर दिया, एजुकेशन सेस एज ए खर्चा नहीं मिलेगा। एकदम ना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सफाई करवाते चले जा रहे हैं। अच्छा, तो अब सोर्स ऑफ सोर्स क्या मतलब हुआ? हमने किसी से लोन ले लिया, अपनी किताबों में दिखा दिया, केस स्क्रूटनी में आ गया और उसने बोला कि ये पैसा कहाँ से आया? हमने कहा जी ये पैसा तो एचयूएफ से ट्रांसफर हुआ है। चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा? अच्छा, एचयूएफ से ट्रांसफर हुआ है। एचयूएफ में कहाँ कहाँ से आया? यानी कि जहां से आपने पैसा लिया है हमें उसका भी सोर्स बताओ। लोग क्या करते थे कि अपने मान लो एम्प्लॉई के नाम पे पैसा इकट्ठा कर लिया और एम्प्लॉई से कंपनी में लोन ले लिया और इनकम टैक्स में केस आ गया कि भाई साहब पैसे कहाँ से आए? मेरे एम्प्लॉई से आए हैं, राम कुमार से आए हैं। उसका पैन नंबर लगा दिया, कंफर्मेशन लगा दी, बैंक स्टेटमेंट लगा दी, केस करा दिया, काम खत्म। अब इस बार के बजट में उनको पावर दे दी है ना जी ना, जिससे पैसा लिया ना उसके पास कहां से आया? यानी कि एक लेवल और डीप जाने का उन्होंने काम कर दिया है, सोर्स ऑफ सोर्स भी बताना पड़ेगा। यानी कि एथिकल कल्चर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। किस किस के बारे में? शेयर एप्लीकेशन मनी के बारे में, लोन फ्रॉम बोरिंग के बारे में। इसलिए आपकी किताबें एकदम नीट एंड क्लीन बढ़िया तरीके से रखो। जहां से पैसा आ भी रहा है उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि उसका केस स्क्रूटनी में लेके, क्योंकि उसका केस टाइम पर हो जाता था। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, पिछले सालों का लॉस चलता चला आ रहा है आपकी बुक्स के अंदर और कोई इनकम पकड़ी गई आपकी इस साल में। हम क्या करते थे? भाई इसको पिछले साल के लॉस से एडजस्ट कर लो। गवर्नमेंट ने उस पर भी कैंची मार दी। कहते ना जी ना, ना जी ना। अगर अनडिस्क्लोज इनकम आपकी पकड़ी गई है ना, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। पिछले सालों के लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 14% की रिडक्शन मिलती थी और स्टेट को 10 की मिलती थी, उनको भी 14 कर दिया गया है। अच्छा, ये डिसेबल्ड एन्युटी का मतलब ये है कि अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड घर में होता था तो पेरेंट की डेथ होने के बाद ही उसको एन्युटी मिलती थी। अब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पेरेंट 60 साल से ज्यादा क्यों हो चुके हैं, कमा पाते नहीं है, बच्चा डिसेबल्ड है, पैसे आ नहीं रहे, कोई बात नहीं, पेरेंट्स अलाइव है ना, तो भी आपको एन्युटी मिल जाएगी। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट आ गया। अपडेटेड आईटीआर, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और कुछ इनकम दिखाना भूल गए, आप ना उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे थे, रिवाइज ही नहीं कर पा रहे थे। और कब कर पा रहे थे? जब कोई असेसमेंट होती थी। लेकिन अब आपने एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और बाद में आपको ध्यान आया, ये मेरे भगवान ये इनकम दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई, पकड़ा गया तो मेरे ऊपर 300% तक की पेनल्टी लग सकती है। बेटर ये है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो। 24 महीने के अंदर आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। यानी कि असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, उसके 24 महीनों के अंदर भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं है अपडेटेड रिटर्न फाइल करना। आपको जो एडिशनल टैक्स है ना, एडिशनल टैक्स का अगर 12 महीनों के अंदर पे कर रहे हो तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर आप 13वें महीने से लेके 24वें महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ठीक है पेनल्टी से तो बच गए, लेकिन 25% या 50% एडिशनल टैक्स जमा कराओ तो आप अपनी वो वाली इनकम भी दिखा सकते हो। यानी कि पहली बार में ही ढंग से रिटर्न फाइल कर लो। अगर पहली बार में ढंग से रिटर्न फाइल नहीं की तो अगर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी भी पड़ी तो 24 महीनों के अंदर कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इस केस में ना कंडीशन क्या है कि आपका ना लॉस नहीं वाली रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, अपनी कम इनकम करके नहीं फाइल कर सकते, रिफंड क्लेम करके नहीं कर सकते, अपने रिफंड को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते, अगर सर्च सर्वे होगा तो नहीं कर सकते, अगर असेसमेंट चल रही है तो नहीं कर सकते। सिर्फ उसी केस में करना है जब आप अपनी कोई इनकम दिखाना भूल गए और एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को देना है। एडिशनल टैक्स दे दो। अच्छा, मैंने क्या बोला? 25% जितना टैक्स बना उसके ऊपर 25% निकाल के और जमा कराओ, जितना टैक्स बना 50% और जमा कराओ। पेनल्टी होगी एक तरीके की, अरे एक तरीके की पेनल्टी हो गई। भाई आपने इनकम नहीं दिखाई, अब दिखा दो। जितना टैक्स बना वो तो टैक्स जमा कराना है, कराना है, टैक्स के ऊपर 25% और टैक्स जमा कराना है पेनल्टी के साथ में। एक तरीके से उन्होंने बोला कि आप ना, हम आपकी इनकम ढूंढते थे, हम आपकी इनकम ढूंढते थे और फिर आपका सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट करते थे, फिर आप परेशान होते थे, अपील में जाते थे। अपने आप ही कर दो पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी जेब से 25% या 50% एक्स्ट्रा जमा कराओ, पीस ऑफ माइंड बाय कर लो। 24 महीने का और समय दे दिया है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है इंडिया।
टीडीएस, ये बड़ा ही स्यापा डाल दिया इन्होंने। क्या है आपका बिज़नेस, ये सभी इम्पैक्ट करेंगे। आप भी अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते थे ना, जाओ बैंकों की स्कीम दे दिया आपको, जाओ आपको फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया, कार दे दी, ये दे देते थे हम, दे देते थे। अब जब हम उसको देते थे, तो अपनी बुक्स में उसको खर्चा क्लेम कर लेते। लेकिन सामने वाले की तो इनकम होती नहीं है, वो थोड़ी दिखाता है मैं बैंक को गया था, मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाऊँगा कि मैंने जी इतनी इनकम मेरी हो गई, टीवी मिल गया, कार मिल गया, उसको इनकम नहीं दिखाता था। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब अगर आप किसी को इस तरह के पर्क दे रहे हो ना, दे रहे हो, तो आपको 10% टीडीएस काटना है, कर लो उसे आप। अगर किसी एक पर्सन को 20,000 या उससे ज़्यादा की पेमेंट की, मतलब 20,000 से ज़्यादा का आप गिफ्ट देते हो ना किसी को, टीवी, कार, स्कीम, डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन, अब इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी है, कोई ना कोई स्कीम निकालती रहती है, आप भी निकालते हो। 10% टीडीएस काटना है, 10% टीडीएस काटना है, नहीं काटा तो पूरा का पूरा खर्चा ही डिसला हो जाएगा। देखो बिज़नेस के लिए इस बातों का जानना आपके लिए ज़रूरी था। हाँ, इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है, एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं है अगर आपका ऑडिट नहीं होता। ये लो, पिछली बार कितना उछल-उछल के बोल रहे थे ना, देखो जी अब तो अगर कोई सर्च होगा, सर्वे होगी और 148 की अगर होगी, तो जी पहले 6 साल का टाइम था जी, हम सिर्फ 3 साल का कर रहे हैं। सिर्फ 3 साल की इनकम को हम टैक्स कर देंगे अगर हमने आपके यहाँ पर सेक्शन 148 लगाया। तो हम सोचते चलो ठीक है, अगर 3 साल निकल गए ना, शांति हो गई। लेकिन चैन ही नहीं उनको, इनकम टैक्स वालों को चैन ही नहीं है। जो थूक के चाट लिया उन्होंने और जो बोला अब तो विश्वास ही उठ गया उनकी बातों से, विश्वास ही उठ गया। हम तो बड़े खुश हो रहे थे सारे प्रोफेशनल कि चलो ठीक है, अब रेड होगी, सर्वे होगा, सर्च होगा, कुछ होगा। तो ये 3 मतलब कोई भी नोटिस आए रेडर नोटिस आएगा तो 3 साल से पीछे जा नहीं सकते। बस 1 साल में लग गई इनकी। इन्होंने बोला कि अब 148 के अंदर 3 साल नहीं 10 साल तक की इनकम हम आपकी टैक्स कर देंगे। फिटे मुँह 10 साल कहते हैं अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सीएजी से मिल गई, कोई भी इंफॉर्मेशन 133 ए से मिल गई। अब 133 ए क्या होता है? मान लीजिए उन्होंने चिट्ठी भेजी जैसे अभी पीछे किसी की चिट्ठी आई थी बैंक्वेट हॉल, एक बेचारा बैंक्वेट हॉल वाला था मोती नगर दिल्ली के अंदर। अब मोती नगर दिल्ली वाले के ना सारे की सारी किताबें किताबें उठा के ले गए। अब आपको पता है बैंक्वेट हॉल वाले क्या करते हैं? पता ही है, बैंक्वेट हॉल वाले कहते हैं कि भाई साहब आपका इतना खर्चा होगा, उसमें से 1 लाख रुपए का चेक ले लेते थे, बाकी कैश ले लेते थे। कैटरिंग वाले ऐसे ही करते हैं। इंडिया के दिल्ली के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है। ये ऐसा एक सच है जो सबको मालूम है, सबको मालूम है। जैसे रजिस्ट्री नहीं होती, कच्चे की रजिस्ट्री, पक्के की रजिस्ट्री, ये 2 ऐसे सच हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप रजिस्ट्री कराने जाओगे तो कच्चा पक्का देना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा, करा के बताओ। अगर आप कोई होटल में फंक्शन करोगे, कच्चा पक्का चलता ही चलता है, 5 स्टार को छोड़ दो बाकी जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं। अब हुआ क्या, वो भाई साहब की वहाँ पर पर्चियाँ पकड़ी गई, उन्होंने उठा के 133 ए भेज दिए, वहाँ पर पता लग गया उनको कि भई ऐसा है कि कैश और चेक दोनों दिए गए थे, कर लो काम। पिछले 10 सालों को उठा के वो टैक्स कर देंगे, तो 3 साल की बात कहाँ पर रह गई। चलो कितना टाइट कर दिया ना इस बार बजट के अंदर, धीरे से चुपके से पीछे से नहीं पड़ा था ना आपने, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गई, किसी की ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गई, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई पॉइंट निकल कर आ गया, गवर्नमेंट की ऑडिट के अंदर कोई पॉइंट निकल कर आ गया, तो भी 3 से लेके 10 साल तक की आपकी इनकम टैक्स कर देंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जीएसटी वालों ने बोगस बिल पकड़ लिए। अब जीएसटी वालों ने बोगस बिल पकड़ लिए, उसके ऊपर तो उठा के लगा दिया टैक्स। अब ये जानकारी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि इन्होंने ना बोगस परचेज किए थे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है, कर लो, वहां भी दे दो पैसे, वहां पर भी 60% से तक का टैक्स दे दो, 300% तक की पेनल्टी दे दो, वो भी पिछले 10 सालों तक का निकाल के ले आएंगे। यानी कि एथिकली अगर बिजनेस नहीं किया ना, अगर आपने एथिकली बिजनेस नहीं किया, पक्के में काम नहीं किया, तरीके से काम नहीं किया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई, बिल्कुल सही तरीके से बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं किया, मंथली बैलेंस शीट नहीं बनाते हो, मंथली क्लोजर नहीं करते हो, फाइनेंशियल समरी नहीं देखते हो, वीकली एमआईएस नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी 10 सालों की तलवार ऐसे तलवार लटकी हुई है, कभी भी खटक गर्दन पे कट सकती है। छोटे-छोटे पाप भी जो किए होंगे ना, बंदा 2-3 सालों में भूल जाता है वो पुराने पाप, लेकिन 10 सालों तक ये पाप खड़े हो गए हैं। कोई कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर कर दिया। अब देखो मैरिज के दौरान 10 साल पहले की खबर निकल कर आ गई, अब उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, क्या करें? है ना खतरनाक बात?
ये है खतरनाक बात। तो यानी कि बजट के अंदर ये अमेंडमेंट आ गई है, तो आप स्टार्टअप इंडिया कर रहे हो, रेगुलर बिज़नेस कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, किताबें एकदम टिचम-टिच, आपकी कंप्लायंसेस एकदम अप टू डेट, कोई फालतू काम नहीं करना, अदरवाइज़ सेक्शन 148 का भूत चिपड़ जाएगा। ओके, देखो टीडीएस कैपिटल गेन तो लगता था अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो या एक्चुअल वैल्यू हो, व्हिचएवर इज हायर के ऊपर लगता था, लेकिन टीडीएस तो कंसीडरेशन पे करता था। आपने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख रुपए की, सर्कल रेट है उसका, स्टैम्प ड्यूटी रेट है 30 लाख रुपए का, तो रजिस्ट्री 30 लाख पे होती थी, स्टैम्प ड्यूटी भी 30 लाख पे होती थी, लेकिन टीडीएस 20 लाख पे करता था। करता था ना 20 लाख पे। उन्होंने कहा ना, चाहे आप 20 लाख दे रहे हो, वो 1% टीडीएस है ना, वो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर ही कटेगा, कर लो बात। कुछ नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं छोड़ा। बोगस इनवॉइस जब होता था ना, बोगस इनवॉइस, बहुत जीएसटी में पंगे चले हैं। पहले पेनल्टी सिर्फ एक लेवल तक लगती थी, अब कमिश्नर अपील को भी पावर मिल गई है। अगर कमिश्नर अपील तक भी ये मुद्दा पहुंच जाता है तो वो भी पेनल्टी लगा सकता है। यानी कि अगर आईटीओ ने पेनल्टी लगानी छोड़ दी और वो ऊपर चला गया तो ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। देखो कितना जबरदस्त एथिकल बिजनेस और कल्चर डेवलप करने के लिए काम बन गया है। अगर अनरीजनेबल बेनिफिट दे दिए ना ट्रस्टी को, लोग क्या कर रहे हैं, सीएसआर वाली फर्म बना रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा का होता है तो आपको 2% सीएसआर में जमा कराना होता है। कितना? 2% सीएसआर में जमा कराना होता है। अब हो क्या रहा है कि लोगों ने अपनी ट्रस्ट बनानी शुरू कर दी है और दोस्तों दूसरे ने बनानी शुरू कर दी है कि मेरी बिजनेस है, मैं तेरे को दे दूंगा और तेरी जो होगी मेरे को दे देना। तो यहाँ पर भी गड़बड़ियां। अच्छा, उसके बाद जो ट्रस्टी होते हैं ट्रस्ट के, वो उसमें से अपने बेनिफिट निकाल लेते हैं। अगर पता लग गया ना ट्रस्टीज को बेनिफिट मिला है, पता क्या बोला है, 100% पेनल्टी लगेगी पहली बार। कितनी? टैक्स के बराबर की नहीं, जितने का बेनिफिट लिया है पूरी की पूरी पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए बेनिफिट ले लिया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। अगर सेकंड टाइम फिर कर दिया ऐसा काम, यानी कि ट्रस्टी बने हो ना, ट्रस्टों के अंदर आप अपने नाम से कुछ मत लेना, नहीं तो 200% पेनल्टी लग जाएगी। हाँ जी, आपने बेनिफिट लिया 100 रुपए का, 200 रुपए के बराबर का। ये बड़ी भयंकर बात है। बिजनेस ओनर ना ऐसा कर लेते हैं कई बार कि 5 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आ रहा है, 2% सीएसआर जो है चेक देके कैश ले लिया। ना किया करो यार, ये उल्टे पुल्टे काम मत किया करो। एकदम प्रोफेशनल, बहुत अच्छे तरीके से। देखो मेरे जितने भी क्लाइंट है, मैं सबको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, सही तरीके से काम करो। अगर आप इधर उधर करते हो ना, फंसने वाले काम मत करना, फंसने वाले काम मत करना, दिक्कत लग जाएगी। पेनल्टी किस पे लगेगी? पेनल्टी लगेगी उस ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी की भी जिम्मेदारी आती है पूरी की पूरी। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर क्या बोल दिया उन्होंने, कहा कि पहले ना 5 सालों तक जो कॉर्पस था वो यूटिलाइज नहीं करते थे, तो 6वें साल में टैक्सेबल होता था। अब 6वें साल में नहीं, 5वें साल में टैक्सेबल होगा। अब इसको छोड़ दो, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये देख लो जरा, समराइज कर देते हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? पैसे कहां से आ रहे हैं? इनकम टैक्स से पता 15% आता है। एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है ना, एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर पेट्रोल डीजल पे, वहां से 7% आता है। आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो आता है 15% आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेशन का। और जीएसटी 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1,40,000 करोड़ पिछले महीने आया था, ऐसा बताया गया था। कस्टम से 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5% है। और जो हम लोन वोन लेते जा रहे हैं ना, 35% का लोन ले रहे हैं। 35% का बोरिंग्स होती है गवर्नमेंट की, वहां से पूरा करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बजट में कहां से पैसे आते हैं और जाते पता कहां पर है? देखो सारे पैसे ना, 20% पैसे भारत ब्याज में पे कर देता है। ये जो वर्ल्ड बैंक इधर उधर से लोन ले रखा है, जितने अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, 20% इंटरेस्ट पेमेंट से है। हमारी अभी भी इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी है, यानी कि आता कम है जाता ज्यादा है। इस बार ना 106, 100 रुपए इन हुए हैं, 106 रुपए आउट हुए हैं, डेफिसिट 6% है। ये कोविड के दौरान 9% तक चला गया था। यानी कि आए 100 गए 109, अभी कितना है? आए 100 गए 106। ये 20-20% तो हम ब्याज नहीं भर देते हैं, ये नॉन प्रोडक्टिव है। चलो 8% डिफेंस में है और 8% ना सब्सिडीज दे रहे हैं हम। सब्सिडी ये हमारी पॉकेट से जाती है सारी की सारी सब्सिडियां। ये सिलेंडर वाली सब्सिडी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर 9% है, और पेंशन देने में 4% चला जाता है, और अदर एक्सपेंडिचर में 9% है।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है बस वो है 15% वाली। बाकी फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर जो होते हैं, जैसे सैलरी वैलरी पे करनी है, वो 10% है। और स्टेट को जो गवर्नमेंट शेयर दे देती है वो 17% शेयर दे देती है। अब आप देख लो कि कितना अरबों का खेल है और कितना प्रोडक्टिव और कितना अनप्रोडक्टिव है। थोड़ा सा ही प्रोडक्टिव है, 30-40% ही प्रोडक्टिव होता है, बाकी सब अनप्रोडक्टिव ही है, सब्सिडियां ये वो सब में चला जाता है 50%। पता होना चाहिए ना आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जीएसटी की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, आपके बिजनेस के अंदर ना इनपुट क्रेडिट आपको तब मिलता था जब आपके पास इनवॉइस होता है, आपके पास वाकई में गुड्स आ गई हैं, रिटर्न फाइल हो चुकी है, टैक्स डिपॉजिट हो चुका है। अब एक और पंगा डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन डाल दी इनपुट क्रेडिट के ऊपर। क्या कर दिया, आप ना सिर्फ तभी इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हो अगर वो अवेलेबल क्रेडिट के अंदर आ रहा है। तो फिर रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट कौन सा है, अगर कोई न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है ना, उसने आपको इनवॉइस दिया है तो वो रिस्ट्रिक्टेड के अंदर है, जब तक कि वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर देता, जब तक कि वो अपना टैक्स जमा नहीं करा देता। अगर कोई डिफॉल्टेड सप्लायर है, उसने टैक्स नहीं पे किया, आपको क्रेडिट नहीं मिलना। आपने GSTR 1 फाइल कर दी, उसके अंदर टैक्स निकल रहा था ज्यादा, लेकिन जब 3B फाइल की, उसमें आ रहा है टैक्स कम हो गया, रिस्ट्रिक्ट नहीं मिलना क्रेडिट आपको। आईटीसी यानी कि सामने वाले ने, आईटीसी अगर आप 2B में ज्यादा अवेल करने वाली पार्टियों से लेते हो, नहीं मिलना क्रेडिट। डिफॉल्ट हो रहा है अगर किसी का आईटीसी के अंदर, तो नहीं मिलना क्रेडिट। और उन लोगों का क्रेडिट नहीं मिलना जो टैक्स पेयर नहीं कर रहे। सिंपल भाषा में बताता हूँ, सिंपल भाषा में बताता हूँ। आज की डेट में क्या होता था, आप जीएसटी का लेजर खोलते हो, देखते हो जितना इनपुट दिख रहा होता है हम सारा क्लेम कर लेते। अब पता क्या होगा, जितना इनपुट दिख रहा होता है ना वेबसाइट के ऊपर, उसके दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा वो जो कि आप क्लेम कर सकते हो, दूसरा हिस्सा वो जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि जिससे आपने माल खरीदा है वो डिफॉल्टर है। जिससे आपने माल खरीदा है वो डिफॉल्टर है, वो रिटर्न फाइल नहीं करता, वो टैक्स जमा नहीं कराता, वो गड़बड़ियां करता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। हम क्या करते थे, जितना आ रहा होता था ना उसकी R1 के बेसिस के ऊपर खटाक उसको अवेल कर लेते थे पूरा का पूरा, और बाद में फिर हमें ही नोटिस आ जाता था कि वो डिफॉल्टर है। इन्होंने कहा कि शुरू में ही ऐसा कर दो, यानी कि आखिरी इन्होंने ना आखिरी नेल गाड़ दिया है कॉफिन के ऊपर, इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑनलाइन। एक तरफ से अच्छा भी है कि आप जब आप किसी सप्लायर से माल खरीद रहे हो तो तरीके से ही खरीदोगे, ओके। और पहले जब उसका जीएसटी आपकी साइट पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देना अवेल्ड के अंदर, तभी उसको पेमेंट किया करो। 45 डेज की पेमेंट का आपका प्रोविजन है, और जीएसटी की पेमेंट तब होगी जब वो मेरी साइट पे दिखेगा। सीधी सी बात है, आपने मान लीजिए 10,000 रुपए का माल खरीदा, खरीदा और उसके ऊपर 12% जीएसटी लग गया, तो कितना हो गया, 11,200। अब लोग पता क्या करेंगे, लोग 10,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे उसको, बोलेंगे सर मैंने तो आपको 11,200 का बिल रेज किया था। भैया ऐसा है, जब तुम्हारा जीएसटी मेरी साइट पे दिख जाएगा ना, मैं बाकी पेमेंट तब करूंगा। ये हाल कर दिया गवर्नमेंट ने, ये है इसका मतलब, ये कर दिया। यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, डिफॉल्टर डिफॉल्टर का क्रेडिट मिलना है नहीं, साइट के ऊपर ही कंट्रोल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, टाइम लिमिट बढ़ा दी है, पहले 30 सितंबर तक होता था ना हम अपने जीएसटी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं पिछले साल की, अब 30 सितंबर को बढ़ा के उन्होंने 30 नवंबर कर दिया है। और और हाँ, ये बेनिफिट हो गया, पहले इंटरेस्ट लगता था 24%। अनिल मित्रा जी सुन लो, 24% ब्याज, अनिल मित्रा जी कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, ये काट दूंगा इतना हिस्सा, ओके, यस। इंटरेस्ट ऑन आईटीसी wrongly availed and utilize interest if utilize 18%। 18% ही लगना है, 24 नहीं लगना। एक बार डिस्कशन हो रही थी तो 18% लगना है, 24 लगना है, इस बजट में आ गया। इस बजट से पहले 24% कर दिया था उन्होंने, इसमें इन्होंने अपनी गलती सुधार ली, 24 को 18% कर दिया है। अच्छा, जीएसटी इन कैश रजिस्टर, अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन के कैश रजिस्टर में जीएसटी आ रहा है तो वो दूसरे को दे सकता है, कितनी बड़ी बात है, बैंक की तरह कर दिया इन्होंने। अच्छा, जीएसटी की रिटर्न आप तभी फाइल करेंगे अगर पिछली रिटर्न फाइल कर दी है। जैसे आपने सितंबर की फाइल कर दी तो ही अक्टूबर की कर सकते हैं, अक्टूबर की कर दी तो ही नवंबर की कर सकते हैं। अभी तक पता क्या था, आपने सितंबर अक्टूबर की ना भी की हो ना तो नवंबर की हो जाती थी फाइल, अब उस फैसिलिटी को हटा दिया गया है पोर्टल से। और जीएसटीआर 2 को तो एलिमिनेट ही कर दिया है।
और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर इन्होंने 15% का वो मैट कर दिया है, छोटी-मोटी अमेंडमेंट है। चलो ये ई पासपोर्ट अब शुरू कर दिया है, चिप लगा दिया है और मोबाइल और चार्जर सस्ते हो गए हैं। ये अखबार की हेडलाइन क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी की रिडक्शन हो गई है। ओके, दीज़ वर द पॉइंट माय डियर फ्रेंड। तो आखिरी के अंदर कुछ हो सकता है टैक्सेशन के पॉइंट में आप पूरी तरह रिलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आज का ऑब्जेक्टिव क्या था? आज का ऑब्जेक्टिव आपको इकोनॉमी के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर करवाना था। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, या इसके जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो अभी पूछ लो। थोड़ा सेशन आई नो लंबा हो गया है, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ प्लीज आस्क मी, अदरवाइज टेल मी हाउ वाज द सेशन। क्या कुछ वैल्यू एडिशन लगा आपको इस सेशन के अंदर? अपने कमेंट जरूर दे दो, जो लाइव है चैट बॉक्स के अंदर, और जो वीडियो देखेंगे वो उसके अंदर बता देना मुझे हाउ वाज द सेशन फॉर यू। क्वेश्चन आपका है टैक्स फॉर टेली हेल्थ सर्विसेज नीड। ओके, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे, टैक्स फॉर टेली हेल्थ सर्विसेज। ओके, थैंक यू। आप मुझे वन टू वन करना सुनील जी इस क्वेश्चन के लिए, मैं नहीं समझ पाया टैक्स फॉर टेली हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। Okay, good, great, fantastic. Thank you very much everybody for investing your time, और आपको मैंने पूरी तरह से अवेयर करवा दिया है विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग। देखो जिंदगी में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आप किस तरह से देखते हो उसको। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड टाइम अहेड। बाय।